हेलो फ्रेंड्स और मेरे चैंपियन बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आरजे एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम साइंस में अपने फाइनल एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कैसे करें। जी हाँ बच्चों, थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपको अपने फाइनल एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको साइंस में फुल मार्क्स करने में मदद मिलेगी। जी हाँ बच्चों, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं पढ़ते टाइम, अपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशंस करते टाइम, स्पेशली साइंस में, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं या ये कह लीजिए आप फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। बेटा, जो टॉपर्स होते हैं, जिनके फुल मार्क्स आते हैं, उनके सर पे कोई दो सिंग नहीं लगे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर फुल मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो साइंस होती है क्लास 9th और 10th की, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तीनों को पढ़ने का तरीका जब तक चेंज नहीं करोगे, एक ही तरीके से अगर आप तीनों को पढ़ोगे, तो कभी भी आप इसमें फुल मार्क्स या अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज आप कभी रेस्टोरेंट गए, किसी होटल में गए, ठीक है, तो आप जब मेन कोर्स आता है, ठीक है, आपने देखा होगा जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें आपको मान लीजिए पनीर की कुछ एक डिश मंगानी है, तो आप देखेंगे उसमें मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, है ना। ये तीनों, इन तीनों में चीज़ कॉमन क्या है? पनीर। तो क्या ये तीनों एक ही जैसी होंगी क्या टेस्ट में? क्या तीनों का जो टेक्सचर होगा, तीनों का टेस्ट होगा, तीनों को मतलब कहते हैं ना सर्विंग करने का जो तरीका होगा, क्या एक ही जैसा होगा क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है साइंस, बट डिफरेंट है। उसी तरीके से, जिस तरीके से मटर पनीर, शाही पनीर और कढ़ाई पनीर, तीनों को बनाने का प्रोसेस अलग है। तीनों में कॉमन एक चीज़ है पनीर, बट तीनों में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तीनों में जो रॉ मटेरियल होते हैं, डिफरेंट तरीके से इन तीनों को बनाया जाता है। तो उसी तरीके से जब आप फाइनल साइंस एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो बच्चों, तो फिजिक्स में भी आपको अलग तरीके से अपनी पढ़ाई की अप्रोच रखनी चाहिए, और केमिस्ट्री में आपको अलग अप्रोच रखनी चाहिए, और बायोलॉजी में अलग। अक्सर यही प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों की बायोलॉजी, केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है, बट वो फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे फिजिक्स में अच्छा स्कोर करते हैं, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में नहीं कर पाते। तो इसका एक रीजन क्या है? ठीक है, क्योंकि वो तीनों पार्ट को एक ही तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मान लीजिए वो फिजिक्स में तो अच्छा कर लेते हैं, बट बाकी दो पोर्शन में नहीं कर पाते, या मान लीजिए बायोलॉजी उनको बहुत अच्छा लगती है। तो आज मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, समझिए, जैसे मैंने कहा ना, उन तीनों चीज़ को समझिए कि इन तीनों पोर्शन की बैकबोन क्या है तीनों साइंस। देखिए बच्चों, चलिए हम बात करते हैं फिजिक्स की। जब आप फिजिक्स को पढ़ रहे हो बच्चों, तो उसकी बैकबोन समझिए, और मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स की बैकबोन होते हैं फॉर्मूले। जी हाँ दोस्त, अगर आपने फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज किया है और फॉर्मूले को अच्छे से लर्न किया है, उसका अच्छे से डेरिवेशंस किया है, तो आपको डेफिनेशंस को याद रखने में, आपको उस क्वांटिटी की जो भी यूनिट्स है उसको याद करने में, और स्पेशली फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आप सारे चैप्टर वाइज एक फॉर्मूले की लिस्ट बना ले, तो आप देखेंगे हर चैप्टर में 2 या 3 फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले होते हैं, है ना। क्वांटिटी के जो फॉर्मूले होते हैं उनके डेरिवेशन देख लीजिए, उनकी यूनिट्स देख लीजिए, और वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, स्केलर है, स्पेशली सब कुछ फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा। अगर आप फिजिक्स में फॉर्मूले पे आपकी कमांड है, तो समझ लीजिए आपकी डेफिनेशन हो फिजिक्स में, या आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो। जी हाँ बच्चों, अगर आपको फुल मार्क्स करने हैं फिजिक्स में और अच्छी से डेफिनेशन लिखनी है हर क्वांटिटी की, और कॉन्सेप्ट को देखना है, तो आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कीजिए, फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, हर फॉर्मूले का डेरिवेशंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए बच्चों। आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मात्र एक A4 शीट लीजिए, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले उस पर नोट राइट डाउन कर लीजिए, और उसको आप देखिए, उनको याद करिए, और उसका डेरिवेशंस करिए, लिख के देखिए, तो आप जहां अपने फॉर्मूले पे कमांड की, आप फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग। चलिए हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। जी हाँ दोस्त, केमिस्ट्री में बेसिकली क्या है, जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं,
उनके नाम, केमिकल नेम, उनके लैटिन नेम, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर्स, उनके एटॉमिक सिंबल हो गए, उनके एटॉमिक मास हो गए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, जी हाँ, उनके फॉर्मूलेज, कुछ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स के जो फॉर्मूलेज होते हैं, है ना, उनकी एटॉमिसिटी क्या होती है दोस्तों। बेसिकली मैं बात करूं केमिस्ट्री में तो इसकी बैकबोन ही होती है इक्वेशंस। जी हाँ दोस्त, जो कंपाउंड होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो किस एटम से मिलकर बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन की रिएक्शंस क्या है और उनकी इक्वेशंस क्या है। अगर आपने केमिस्ट्री में इक्वेशंस पे कमांड कर लिया, रिएक्शंस पे कमांड कर लिया, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्शंस आपको अच्छे से याद हो गई, उनके एटॉमिक नंबर, कैटायन, एनायन की लिस्ट याद हो गई, क्योंकि देखो फॉर्मूला जब बनता है ना एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से, ठीक है, तो जो लिस्ट है कैटायन एनायन की लिस्ट है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की जो लिस्ट है बेसिकली, और बेसिकली केमिकल फॉर्मूले, जो भी सब्सटेंस है, अगर आपने इस पे कमांड कर ली ना दोस्त, तो आप देखेंगे केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो बेसिकली फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फॉर्मूले पे, उनकी इक्वेशंस, उनके रिएक्शंस पे बात कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। जी हाँ दोस्त, जो आपके पास एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें टॉप मोस्ट पे हाई रिएक्टिव, और जो ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी में मेटल डिक्रीज होते रहते हैं, ये आपको पता है, तो उसको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। और मैंने कहा ना 1 से लेके 20 तक जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनके मास, उनके सिंबल सब याद कर लीजिए, और आप उनके ना वो मोल कॉन्सेप्ट में जो भी फॉर्मूलेज होते हैं सब अच्छे से लर्न कीजिए। मतलब केमिस्ट्री की बैकबोन ही होती है केमिकल फॉर्मूले, उनकी इक्वेशंस और रिएक्शंस। हर प्रोसेस की आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए और उसकी इक्वेशंस पता होनी चाहिए। जहां आपने केमिस्ट्री में ये रिएक्शंस, इक्वेशंस याद कर ली, आप केमिस्ट्री के राजा बन जाओगे। चलिए हम बात करते हैं अपने पोर्शन नंबर 3 की, बायोलॉजी की। बच्चों बायोलॉजी सबसे आसान होती है, आपको केवल और केवल चैप्टर की रीडिंग करनी होती है। इसमें कोई ज़्यादा कहते हैं ना, कोई ऐसा कोई बड़ा खेल नहीं होता है जो आपको डरा दे। इसमें बेसिकली आपको डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करनी है, एनसीईआरटी की मदद लेनी है, और सबसे ज़्यादा जो इसकी बैकबोन की जो होती है ना बायोलॉजी की, जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, वो होते हैं डायग्राम। जी हाँ बच्चों, डायग्राम। अगर आपको बायोलॉजी में फुल स्कोर करना है तो आपको हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं केवल डायग्राम नहीं, वेल लेवल डायग्राम, जो डायग्राम में जो पार्ट्स होते हैं वो उनको अच्छे से इंडिकेट करना आपको आना चाहिए। जहां आपने 2 या 3 बार किसी डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर ली, आप देखेंगे उसकी इमेज आपके माइंड में अच्छे से तैयार हो जाएगी और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रीडिंग करने के लिए एनसीईआरटी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी एक सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं जो चैंपियन बच्चे होते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जेईई एग्जाम हो, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे आपके सीबीएसई एग्जाम हो, या फिर आपके स्कूल्स के एकेडमिक एग्जाम्स हो बच्चों। तो बायोलॉजी की बैकबोन समझिए डायग्राम को देखिए, और जो उनके पॉइंट्स हैं, लेवल जहाँ पे आपको नाम उसको इंडिकेट करना है, उनकी डेफिनेशंस देख लीजिए। अगर आपने एक एक लाइन की डेफिनेशन भी याद कर ली और इस डायग्राम में 4 या 5 पार्ट्स है, आप इजीली उस बायो में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो फिजिक्स की बैकबोन है फॉर्मूले, केमिस्ट्री की बैकबोन है इक्वेशंस, रिएक्शंस, उनके केमिकल फॉर्मूले, एटॉमिक नंबर, कैटायन एनायन की लिस्ट, ठीक है, ये बैकबोन है केमिस्ट्री की। और बायोलॉजी की बैकबोन है डायग्राम्स। तो और सबसे अच्छी चीज़ है आपको थ्रू आउट एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है दोस्त। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे लाइक डिफरेंस वाले क्वेश्चंस, 2 क्वांटिटी में डिफरेंस। तो आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी में हो, जो 2 चीज़ में डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप डिफरेंसेस याद करते हैं ना तो बेसिकली उन 2 चीज़ों की आप उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी डेफिनेशन याद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंसेस वाले हर चैप्टर में जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए। और मैं लास्ट में बात करूंगा, अगर आपको फुल स्कोर करना है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या तो आर या तो पार, या तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा 1 मार्क्स, या तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि 1 मार्क्स अगर सब्जेक्टिव है, अगर आपने थोड़ा बहुत लिखा है तो आपको हाफ मार्क्स मिलने का चांसेस होते हैं। बट एमसीक्यू में, और स्पेशली एसेशन रीजन वाले जो एमसीक्यूज होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने टेक्स्ट बुक, अपनी जो एनसीईआरटी है, अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं पूरे साल, उनको पढ़िए। नई चीज़ करने की कोशिश मत कीजिए। मैं देखता हूँ लास्ट टाइम पे जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से भी जिद करते हैं मुझे ये बुक खरीद कर दे दीजिए, अब पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। आप लास्ट टाइम में कोई नई बुक या कोई नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, जो आपने कर रखा है बस
बस उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी से पढ़िए, अपने नोट से पढ़िए, एमसीक्यूज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिकली आप उस चैप्टर में यूज होने वाली जो डेफिनेशन उसका कीवर्ड्स याद करते हैं। अगर मान लीजिए आपने एमसीक्यू पढ़ा है, ठीक है, और अगर आपने एमसीक्यू अच्छा किया है तो अगर उसका जो लर्न अच्छे से किया है तो जो उसका एक्यूरेट आंसर, क्योंकि एमसीक्यू में एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको बताना होता है। सब्जेक्टिव में तो आप इधर उधर कर भी दीजिए। इसका मतलब अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आपको की मिलेगा, उस किसी भी क्वेश्चंस का की, किसी भी टॉपिक की मिलेगी। अगर वो एमसीक्यूज में नहीं आता, सब्जेक्टिव में आता, आप उस की वर्ड्स को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो एमसीक्यू केवल आपको एमसीक्यू करने में मदद नहीं करेंगे, एमसीक्यू जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सब्जेक्टिव पोर्शन में भी आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, और सबसे स्पेशली लास्ट पॉइंट में बात कर रहा हूँ आपकी कॉपी में प्रेजेंटेशन। जी हाँ दोस्त, सेक्शन वाइज स्टार्ट कीजिए, नंबरिंग क्वेश्चंस की अच्छे से कीजिए, प्रॉपर मार्जिन के साथ लीजिए, एक आंसर के बीच में हमेशा दूसरा आंसर जब लिख रहे हैं तो गैप रख लीजिए, कॉपी पे ज़्यादा कट पिट मत कीजिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए। अगर न्यूमेरिकल है फिजिक्स में तो जो डाटा है उसको नोट डाउन कर दीजिए और क्वेश्चंस की लैंग्वेज को लिखिए। जैसे सपोज अगर साइंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे राइट द डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दिस, तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंस करते हैं। तो आपको एक लाइन लिखनी है, द डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दिस, है ना, यानी वर्ड लिमिट। आपको पेपर करने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है कि 1 मार्क्स में कितने वर्ड्स लिखने हैं, 2 मार्क्स में कितने। तो अगर आपने आंसर सही भी लिखा है बट वो वर्ड लिमिट में पूरा नहीं हो रहा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो इसीलिए कभी कभी बच्चे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 1-2 लाइन लिखते हैं, उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट पूरी नहीं हो रही है। तो 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में साइंस में तो डायग्राम है, फॉर्मुलेज हैं, आपको कंटेंट बढ़ाना है, केवल की से काम नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी आपको लिखनी है, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बच्चों। आपको पता है अगर फुल मार्क्स करने हैं, 80 आउट ऑफ 80 करना है, तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए, थोड़े से आप लर्न कीजिए, अपने माइंड पे आप थोड़ा सा जोर डालेंगे, आप देखेंगे कि वो क्वेश्चंस आपको आ जाएगा। और छोड़िएगा मत, स्पेशली सब्जेक्टिव, ठीक है। राइटिंग प्रेजेंटेशंस का कॉपी में बहुत ध्यान रखिएगा, शुरू से लेके अंत तक आपकी कहीं भी हैंड राइटिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ना कटपिट होनी चाहिए। कॉपी में राइटिंग प्रेजेंटेशन साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपको अपनी जो कॉपी है आंसर शीट, उसको टाइम से 15-20 मिनट पहले कंप्लीट करना है, ताकि आप अपनी कॉपी को देने से पहले 1 से 2 बार रिवाइज कर सके। क्योंकि बेटा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप अपनी गलती नहीं पकड़ पाओगे। कोई भी एक बार में, चाहे टॉपर्स हो, मैं वो गलती जरूर करते हैं, तो बट वो लास्ट में रिवाइज जरूर करते हैं। अगर आप 15 से 20 मिनट आपके पास लास्ट में बच जाते हैं तो एग्जाम हॉल को मत छोड़िए, रिवाइज करिए और आप उन गलती को पकड़िए और उनको करेक्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। तो बस लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, साइंस को 3 डिफरेंट अप्रोच से पढ़िए, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग। तो आप देखेंगे ना, तीनों है साइंस बट तीनों की बैकबोन अलग है। मैंने कहा ना, फिजिक्स मतलब फॉर्मूले, केमिस्ट्री मतलब आपकी इक्वेशन रिएक्शंस या उनके केमिकल फॉर्मूले जो सिंबल्स होते हैं, और बायोलॉजी मतलब डायग्राम। तो आप इनको समझिए, तीनों को पढ़ने का तरीका अलग है। तो आप देखेंगे ना, जिस तरीके से आपको मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर में तीनों चीज़ कॉमन है बट तीनों के टेस्ट अलग है, उसी तरीके से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है साइंस बट है डिफरेंट, है ना। है चीज़ कॉमन क्या है, साइंस है, बट तीनों के टेस्ट अलग है। तो घबराइए मत, फुल स्कोर होगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए थैंक यू, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।